In this semester, I am going to teach you a subject, business intelligence. Business intelligence, इसका shortcut है BI. It's a very interesting subject. Actually, it is a combination of two aspect. उसके अंदर काफी सारा लॉजिकल टेक्निकल पार्ट भी है. मतलब जो भी थियरी है ना, जो भी आर्किटेक्चर्स है, आप ऐसे रट के आर्किटेक्चर्स नहीं बना सकते. आपको वो सब्जेक्ट आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तब जाके आप उसका आर्किटेक्चर ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज नॉट पॉसिबल. एंड सेकंड, ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल भी है. कुछ 5 में से अराउंड 2 से 3 यूनिट के जो सम्स है वो प्योर मैथमेटिकल सम्स है. एग्जाम में, एमसीक्यू में वो सारे मैथ्स के सम्स आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं. यू नीड टू सॉल्व दिस एंड देन फिर आपको वो उसका आंसर निकालना पड़ता है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस्पेक्ट. टेक्निकल भी है, लॉजिकल भी है एंड मैथमेटिकल भी है. तो काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन काफी सारा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है मेरा ये बिजनेस इंटेलिजेंस. बाकी सब तो करिकुलम सेम ही है. जैसे आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5-5 यूनिट्स हैं. इवन मेरे बीआई के अंदर भी आप टोटल 5 यूनिट्स प्रिपेयर करने वाले हो, 5 यूनिट्स पढ़ने वाले हो. इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए आपको. मतलब एकदम स्क्रैच से हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा बहुत आपका डीबीएमएस का पार्ट लगेगा, लेकिन मैं हूं ना, जब जब पार्ट लगेगा मैं आपको वो रिवाइज करके पढ़ाऊंगा. सो डोंट वरी, ये मेरा गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. बस स्टूडेंट्स, मुझे आपसे ना 2 चीजें चाहिए. एक तो अटेंडेंस और दूसरा अटेंशन. ट्राई करो कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए. अगर मिस हुआ तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका रिकॉर्डिंग आप किधर से देख के वो पर्टिकुलर लेक्चर कवर अप कर दीजिए. क्योंकि बहुत सारे सम्स आते हैं ना बीच बीच में. अगर कोई लेक्चर मिस हुआ ना तो फिर नेक्स्ट टाइम वो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, आप में से मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से ऑलरेडी जावा पढ़ा है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना मेरे Yes, स्टूडेंट? yes, sir. तो आप सबको पता है मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो सब आपके नोटबुक के अंदर लिखवा के भी देता हूँ. सो अगेन एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सब लोग बीआई के लिए एक नया नोटबुक बनाओगे. जो भी पढ़ाऊंगा आपको लिखवा के दूंगा. सारा कंटेंट आपके नोटबुक के अंदर होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम के लिए आपको बस वही नोटबुक लेके बैठना है, नथिंग एल्स. मेरा गारंटी है पेपर उस नोटबुक में से ही आएगा. काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, काफी स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट है. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. चलिए श्री गणेशा करते हैं नए सब्जेक्ट से. मेरा जो पहला चैप्टर है वो तो थोड़ा सा थियोरिटिकल है, लेकिन जैसे मैंने बोला थियोरी से तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके ऊपर मैं कोई तो लॉजिक, प्रोग्रामिंग, सम्स अप्लाई कर सकता हूं. आज हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग देखेंगे यार बेसिकली बीआई होता क्या है और वो काम कैसे करता है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. थोड़ा सा बैंडविड्थ अच्छा मिले इसके लिए मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं और आप लोगों के साथ मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं. आई होप मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या? अगेन बिजनेस नाम से पता चलता है इट इज मोर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिसेस में, आप कोई भी कंपनी का एग्जांपल दो. अगर मैं कोई एक स्टैंडर्ड कंपनी की बात करूं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो कहने से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर कंपनी के अंदर, इवन आप लोग भी एग्री करोगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. इवन आपने अगर अपने कॉलेज का भी एग्जांपल लिया तो कहना से अपने कॉलेज में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट ना? बीएससीआईटी एक Yes, sir. डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट है, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं. कंपनी में भी वही होता है, भले वो एजुकेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो. कंपनीज के अंदर भी ना, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज आई एम हैविंग अ कंपनी, मेरे कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी का सबसे पहला डिपार्टमेंट है सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट नाम से पता चलता है जो सेल्स को मैनेज करने का काम करता है। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो रहेगा मे बी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। मे बी मैं ऐसे दिमाग में जो आ रहा है वो लिख रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं है। जो तीसरा डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिनका मेन काम होता है मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। जो मेरा मे बी एक और डिपार्टमेंट है जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट डिपार्टमेंट। तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट का काम रहेगा रिसिप्ट बनाना या कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनका पेमेंट वगैरह हैंडल करना, ये सारा काम करेगा मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट। पॉइंट क्या है, मेरे कंपनी के अंदर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और कहना है से सारे डिपार्टमेंट डे टू डे लाइफ में अपना काम करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा, मार्केटिंग मार्केटिंग का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग अपने सॉफ्टवेयर कल्चर में, वो अपना डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो सेल्स का एक डेटाबेस रहेगा। बाय द वे स्टूडेंट, डेटाबेस मतलब सबको पता है ना, जिसके अंदर मैं डेटा को स्टोर करता हूं, ऐसे रिपोजिटरी को मैं बोलता हूं डेटाबेस। राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो सेल्स डिपार्टमेंट का कहने से खुद का डेटाबेस रहेगा। बेबी उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेल्स का अपना खुद का डेटाबेस रहेगा, मार्केटिंग का अपना डेटाबेस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का अपना डेटाबेस रहेगा। सिमिलरली अकाउंट डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस रहेगा। ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाए दे आर नथिंग बट डेटाबेस। हर डिपार्टमेंट का खुद का जो डेटा होता है वो डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। उस डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है ना, उस डेटा को मैं बोलता हूं ऑपरेशनल डेटा। तो रिमेंबर दोस टर्म्स, ये अपने को आगे जाके लगने वाले हैं। ऑपरेशनल डेटा मतलब क्या, जो मेरे डिपार्टमेंट के डेटाबेस में होता है उसको मैं बोलता हूं ऑपरेशनल डेटा। एंड बॉस यू ऑल नो, हर डेटा को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अगर डेटा डेटाबेस के अंदर है तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मुझे डीबीएमएस लगेगा ना। डीबीएमएस मतलब क्या, क्या फुल फॉर्म है डीबीएमएस का? Database management. Database management system. बराबर। तो ये जो मेरे डेटाबेसेस है छोटू छोटू, उनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो डीबीएमएस होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल सिस्टम। तो हर डिपार्टमेंट का डेटा मतलब ऑपरेशनल डेटा डेटाबेस के अंदर होता है, और उसको मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर जो सिस्टम होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल सिस्टम। अभी ये तो बात हुई मेरे डिपार्टमेंट लेवल की, लेकिन हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होता है कंपनी के अंदर। सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, अपने नाम सुने रहेंगे कभी कभी ऐसे। ये लोगों का काम होता है इन सबको मैनेज करना। जैसे कंपनी डिपार्टमेंट का एचओडी रहेगा, आईटी डिपार्टमेंट का एचओडी रहेगा, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का एचओडी रहेगा, लेकिन सारे एचओडीज को मैनेज करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक प्रिंसिपल भी तो होता है, राइट ना? हर कॉलेज का एक प्रिंसिपल भी होता है। वैसे ही इस डेटाबेस के अंदर सेल्स का डेटा है, इसके अंदर मार्केटिंग का डेटा है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, इसके अंदर अकाउंट का डेटा है, लेकिन इन सब को मैनेज करने के लिए एक और सिस्टम भी होता है जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर मुझे मेरे कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है,
कोई भी नया पॉलिसी बनाना है, कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को डिस्कार्ड करना है, कुछ तो नया इंट्रोड्यूस करना है, ये होता है डिसीजन मेकिंग। कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरपर्सन, इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। और अगर मैं मेरे पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, मैं अगर मेरे कंपनी का डिसीजन मेकर हूं, मैं अगर मेरे पर्टिकुलर कंपनी का चेयरपर्सन हूं, मैं सिर्फ सेल्स का डेटा देख के डिसीजन नहीं ले सकता, या मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देख के डिसीजन नहीं ले सकता। इफ आई वांट टू मेक सर्टेन डिसीजन, I require data from all the departments. तो डियर स्टूडेंट, ये जो सारे डिपार्टमेंट का डेटा है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए उस डेटा को एक जगह पे मर्ज किया जाता है। जिस सेंट्रल रिपोजिटरी को, अभी कहने से आप भी इमेजिन कर सकते हो, इसके अंदर सारा डेटा मर्ज किया जाता है। सारा डेटा मर्ज करने के बाद कहने से ये जो डेटा बनेगा वो ह्यूज डेटा बनेगा काफी। Yes, उस sir. डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउस। कभी आपने कभी किसी के मुंह से ये नाम सुना रहेगा, डेटा वेयरहाउस करके। Yes, sir. डेटा वेयरहाउस मतलब है क्या? कुछ नहीं, सिंपल है। उसके अंदर ना आप सारे डिपार्टमेंट का डेटा मर्ज करके रख देते हो। इट कंटेन्स ऑल ऑपरेशनल डेटा, इट कंटेन्स डेटा ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं डेटा को मर्ज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के अंदर मैं डेटा को स्टोर करता हूं, जिस डेटा का मेन पर्पज रहेगा, जिस डेटा का मेन पर्पज रहेगा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, वो सब डेटा वेयरहाउस के अंदर होता है। डेटा वेयरहाउस में जो डेटा होता है ना, दैट डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल डेटा। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जो डेटा बेस के अंदर था उसको हम लोग बोलते थे ऑपरेशनल डेटा, लेकिन जो डेटा वेयरहाउस के अंदर मर्ज हुआ उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम था, उस सिस्टम को क्या बोलते थे हम लोग? Operational system. वेरी गुड। वैसे इंफॉर्मेशनल डेटा जो होता है, बाय द वे इंफॉर्मेशनल डेटा किसके अंदर होता है? Data warehouse. इंफॉर्मेशनल डेटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल सिस्टम। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा होता है उसको यूज करके आप अपने नॉर्मली डे टू डे काम नहीं कर सकते। डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा होता है उसका बस एक ही काम होता है, क्या करना? डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना। इज इट क्लियर? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 मैं बोला नहीं, लेकिन आप समझ गए रहोगे। ऑपरेशनल डेटा को लो लेवल मैनेजमेंट वाले यूजर करते हैं, लेकिन लो लेवल मैनेजमेंट वाले डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं। राइट ना स्टूडेंट? डिसीजन मेकिंग कंपनी के भले भले के बारे में वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा, राइट ना? Yes, sir. तो डेटा वेयरहाउस को नॉर्मली कौन यूज करता है? लो लेवल मैनेजमेंट नहीं। डेटा वेयरहाउस को, इंफॉर्मेशनल डेटा को, इंफॉर्मेशनल सिस्टम को नॉर्मली कौन यूज करेगा? मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को ना यहां पे हम लोग नॉलेज वर्कर्स भी बोलते हैं।
तो डेटा वेयरहाउस को नॉर्मल यूज करते हैं मेरे नॉलेज वर्कर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या करने के लिए, क्या परफॉर्म करने के लिए? Decision making. वेरी गुड। लेट मी टेल यू गाइज, ये आपका रिवाइज सिलेबस है। लास्ट ईयर ही सिलेबस रिवाइज हुआ, लास्ट टू लास्ट ईयर, आई एम सॉरी। उसके पहले सेमेस्टर 6 में the students were having a subject data warehouse। मतलब उनका स्कोप ना बस इधर तक ही था, मैं आर्किटेक्चर में इतना ही पढ़ाता था और फिर आगे बढ़ता था। लेकिन आपके सब्जेक्ट का नाम डेटा वेयरहाउस नहीं है, आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस। अभी तक मैं बीआई के पास नहीं पहुंचा, अभी तक हमने सिर्फ सेकंड लेयर अचीव किया। आप सबको समझा, डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा होता है उसको यूज करके मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूं? डिसीजन मेकिंग। लेकिन सर द क्वेश्चन इज कैसे? गाइस, डेटा वेयरहाउस के अंदर तो डेटा होता है, बट ऐसा बोला जाता है इफ यू वांट टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग, अगर आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना है, यू विल रिक्वायर नॉलेज और इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ रॉ डेटा, मतलब इतने ढेर सारे टेबल्स को देख के डिसीजन नहीं ले सकते। उसमें से आपको आपकी काम की चीज एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, मुझे ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं। अगर मेरे पास आपने 4 GB के बड़े बड़े फोल्डर्स रख दिए, उनके अंदर ढेर सारे टेबल्स है, और मुझे बोला ये ले भाई डिसीजन ले, आई कांट। इतने सारे फाइल को एक्सेस करना, इतने सारे वैल्यूज को देखना, इतने सारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो समवन शुड बी देयर जो इस ह्यूज डेटा से, जो मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, बस मुझे उतना एक्सट्रैक्ट करके देगा, मुझे उतना रिट्राइव करके देगा, जिसको मैं बोलता हूं नॉलेज। नॉलेज के बेसिस पे आई कैन टेक द डिसीजन। लेकिन इतना ह्यूज डेटा है तो उसके ऊपर मैं डिसीजन नहीं ले सकता, फिजिबल नहीं है मेरे लिए। मैं एज अ नॉलेज वर्कर, मैं एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर आपने मुझे इतने सारे ढेर सारे फाइल्स दिए तो उतने फाइल देखना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना इज नॉट पॉसिबल। मुझे उस डेटा में से नॉलेज चाहिए, नॉलेज। और डेटा में से अगर आपको नॉलेज चाहिए, डेटा में से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि कम अमाउंट में रहेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको ह्यूज डेटा में से नॉलेज चाहिए, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको आपके डेटा के ऊपर, डेटा तो ह्यूज अमाउंट में डेटा वेयरहाउस में होता है, बरोबर ना स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. But if you want to extract knowledge from it for decision making process, ऐसा बोला जाता है कि आपको डेटा के ऊपर 2 प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक का नाम है मैथमेटिकल मॉडल्स एंड दूसरे का नाम है एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज। ये 2 टास्क है, ये 2 ऑपरेशंस है। मुझे मेरे डेटा के ऊपर अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अपने करिकुलम में अपने को यही सब देखना है, अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल। मैंने बोला था ना, पूरा सब्जेक्ट मैथ्स में है। एंड अलग अलग एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, जिसको यूज करके अपने को अलग अलग एनालिसिस करने पड़ते हैं। ये 2 चीजें यूज करके अपने को फाइनली नॉलेज मिलेगा, जिसको मैं डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकता हूं। और देयर इट इज, डेटा के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल्स और एनालिटिकल मेथोडोलॉजी अप्लाई करने का काम करता है बीआई। तो बीआई मतलब मैथमेटिकल मॉडल्स, बीआई मतलब एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज,
जो मैं डेटा के ऊपर जब परफॉर्म करूंगा मुझे उस डेटा से क्या मिलेगा बताइए? नॉलेज, एग्जैक्टली अनुस नॉलेज को यूज करके मैं क्या करूं? डिसीजन मेकिंग, Decision making. एग्जैक्टली। तो एकदम सिंपल और देसी लैंग्वेज में बोलूं, ह्यूज डेटा में से मुझे नॉलेज चाहिए और डेटा में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मैथमेटिकल मॉडल्स और एनालिटिकल मेथोडोलॉजी। Analytical एंड methodology. यही दो चीजें मुझे कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस इंटेलिजेंस। दैट इज योर सब्जेक्ट। सो आपके पूरे सब्जेक्ट में यू आर गोइंग टू स्टडी बीआई, मतलब यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, डिफरेंट सेट ऑफ एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर अपने को नॉलेज मिलेगा एंड उस नॉलेज को यूज करके वी एज अ नॉलेज वर्कर, वी एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन एबल टू परफॉर्म द डिसीजन. That is the overall picture of your subject. Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, if अगर किसी ने पूछा, कोई क्यों पूछेगा, मैं ही पूछूंगा, BI मतलब है क्या, तो मैं BI का डेफिनेशन दूंगा. BI मतलब सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक स्टेप अगर ये क्लियर है सबको तो आगे बढ़ता हूं. आगे पहले बढ़ने से पहले एक बार क्विकली रैपिड फायर खेलते हैं. मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, उनके आंसर दो. मुझे बोलो ऑपरेशनल डेटा कंबाइन हम लोग किसके अंदर करते हैं? डेटा warehouse. डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को मैं क्या बोलता हूं? इंफॉर्मेशनल डेटा, Informational और वो data. स्मॉल अमाउंट में रहेगा क्या रे? सारे डिपार्टमेंट का डेटा Huge मर्ज amount. करोगे Huge तो amount Large में amount. रहेगा. Huge amount. लेट मी टेल यू, अगर इंडस्ट्री का कोई एग्जांपल देखो ना आप, तो वो टीबीज में होता है, टेराबाइट्स में. टेराबाइट, कैन यू इमेजिन? टेराबाइट मतलब कितना ह्यूज डेटा रहेगा. और अगर इतना डेटा अगर मैंने अपने चेयर पर्सन को दिया, ये ले डिसीजन, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल. ही वांट अ स्मॉल नॉलेज फ्रॉम इट फॉर मेकिंग द डिसीजन, राइट है ना? अभी फॉर एग्जांपल अपने केस में भी, इंडिया में भी, अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो कोविड केसेस, अगर मुझे पूरा अपना इंडिया का कोविड केसेस का जर्नी देखना है, भाई कौन से महीने कब था, कौन से महीने कब था, कौन से दिन कब था, मैं अगर पूरा एक बड़ा सा एक्सेल शीट बनाऊं और उसमें डेट वाइज कोविड केसेस नंबर लिखूं, मुझे फटक से नहीं समझेगा. लेकिन कहने से वही अगर मैं उसका कोई तो एक ऐसा लाइन ग्राफ बनाऊं जो मुझे बताएगा भाई कब ज्यादा थे कब कम थे, कहने से फटक से मुझे Yes. समझ में आ जाएगा कि भाई Yes, इस sir. महीने में ज्यादा था, इस महीने में कम था. सो दैट ग्राफ इज वन काइंड ऑफ नॉलेज. तो द नॉलेज वर्कर रिक्वायर अ नॉलेज फॉर मेकिंग अ डिसीजन, एंड वही नॉलेज उसको देने का काम करता है अपना BI, बिजनेस इंटेलिजेंस. थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाके बोलूं तो बिजनेस इंटेलिजेंस के, BI के टोटल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है. BI का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल है. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है इफेक्टिव. BI को यूज करके जो भी डिसीजंस होते हैं वो इफेक्टिव डिसीजन होने चाहिए. डिसीजन को इफेक्टिव कब बोलूंगा पता है मैं? when decision is totally depend on data. अगर डिसीजन लेने के लिए तुमने डेटा वेयरहाउस के अंदर का डेटा स्ट्रिक्टली यूज किया है, इस डेटा के बेसिस पे तुमने डिसीजन लिया है, देन दैट डिसीजन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डिसीजन. नहीं, इसके पीछे मैं आपको रीजन भी बता दूं. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है आजकल ना बहुत सारे जो नॉलेज वर्कर्स है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. दे आर नॉट टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा. वो डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं. उनको लगता है कि ये मैंने सेल्स कम होगा तो वो फिर अपना प्रोडक्शन कम करेंगे. उनको लगता है ये मैंने सेल्स ज्यादा होगा, उनका एक्सपीरियंस है, उसको लगता है कि भाई हाँ मेरे को लगता है जनवरी में सेल्स बढ़ेगा तो फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे वो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. BI उसको स्ट्रिक्टली अपोज करता है.
बीए ऑलवेज सेज कि एक्सपीरियंस मैटर, लेकिन जो भी तुम्हारे डिसीजन होते हैं वो इफेक्टिव तब होंगे जब वो टोटली डेटा वेयरहाउस के अंदर के डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। डेटा कुछ भलता दे रहा है तुम्हें रिजल्ट, लेकिन तुम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, देन दैट डिसीजन इज नॉट द इफेक्टिव डिसीजन। वो चल भी सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपने डेटा वेयरहाउस के बेसिस पे डिसीजन लिया, जो नॉलेज मिला उसके बेसिस पे डिसीजन लिया, देन दैट डिसीजन इज ऑलवेज द इफेक्टिव डिसीजन। मेरे बीआई का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइमली डिसीजन। टाइमली डिसीजन में वो क्या बोलना चाह रहा है पता है क्या? बीआई मतलब आप जो टूल्स यूज करोगे, मैथमेटिकल मॉडल, एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, उसने आपको जो नॉलेज देना चाहिए वो हमेशा टाइमली देना चाहिए। टाइमली देना चाहिए मतलब अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट शुड प्रोवाइड मी द रैपिड नॉलेज। ऐसा नहीं चलेगा ना कि ये जो मैं बीआई के मॉडल्स यूज करूंगा, मेथड्स यूज करूंगा, वो अपने डिसीजन लेने के लिए 1 साल यूज कर रहे हैं। इफ दे आर टेकिंग टू मच टाइम, तो भले वो मुझे बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं रहेंगे। कोई तो बाहर का कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा और मेरा पूरा बिजनेस खा जाएगा। तो जो भी डिसीजन है, दे शुड बी टाइमली डिसीजन, दे शुड बी रैपिड। उसने सही समय पे सही डिसीजन देना चाहिए। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माय बीआई। बीआई मतलब क्या? अल्टीमेटली वही सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज। तो वो इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब वो टोटली डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। एंड दूसरा, उन्होंने मुझे टाइमली मतलब रैपिड डिसीजंस देने चाहिए, सो दैट आई शुड ऑलवेज बी अहेड इन द मार्केट। कोई मेरा कॉम्पिटिटर आके मेरा बिजनेस बंद ना कर दे। तो जो भी डिसीजंस है दे शुड बी टाइमली डिसीजन। ठीक है, ये तो थियोरी वाला पार्ट हुआ, बट ओवरऑल मेरा बीआई क्या करता है सबको पता चला? sir. Yes, sir. Yes, sir. बीआई मतलब सेट ऑफ व्हाट? Mathematical. Mathematical models and एंड analytical कंक्लूड करो, जो क्या करेगा बेसिकली, किधर से डेटा लेगा Data warehouse. Warehouse. data और warehouse, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? Knowledge or information. नॉलेज और इंफॉर्मेशन information में, data. सो दैट उसको कौन यूज कर सकते हैं मेरे? Decision making. Top level decision manager. makers. एंड टू परफॉर्म अ डिसीजन मेकिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, 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 sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes. चलिए पहला आंसर लिखने का टाइम आ गया। व्हाट इज बीआई एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक? ओके, वैसे तो ये सारे आंसर्स मेरे स्लाइड के अंदर है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप में से बहुत सारे जिन्होंने मेरे से जावा भी पढ़ा है, मैं ऑलमोस्ट सारे आंसर स्लाइड के ऊपर डालता हूं, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप आंसर्स अपने नोटबुक के अंदर भी लिख के रखिए। क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब आप अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आंसर पढ़ते हो ना, वो ज्यादा जल्दी समझ में भी आता है और याद भी रहता है। तो ये स्लाइड वगैरह तो मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल आई वांट कि जो भी आंसर्स है आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के रखिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, बट ट्रस्ट मी, इससे बहुत फायदा होगा आपको। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, sir. So my subject name is business intelligence, that you already know. You all might know my name. I am Swapnil Sonone. My initials in Vidyalankara classes is a professor triple S, and I'm taking different programming subject: Java, Python, C, C++, data structure, algorithm, and different technical subject like data warehousing and business intelligence. So this semester we are starting with business intelligence. Let's start. Unit का नाम लिखिए, Unit 1, that is business intelligence, and DSS, that is decision support system.
एंड उसके अंदर का पहला टॉपिक व्हाट इज बीआई, व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। तो चैप्टर का नाम लिखिए, पहले टॉपिक का नाम लिखिए एंड प्लीज कंप्लीट द डेफिनेशन। देन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के पास जाते Done, sir. हैं। इज इट डन एवरीवन? Yes, sir. शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the characteristics of a BI: effective and timely decision. सर सेकंड क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। आप उसी के अंदर पैराग्राफ करके लिखिए। डन, सबका हुआ लिख के स्लाइड का कंटेंट? वेट No, no, sir. ओके ओके ओके, लिखिए। ओके डन एवरीवन? Sir, last Yes, sir, point. done. Please. या लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। So as we all know, these are two characteristics of a BI: effective decision that should be dependable on the data, and a timely decision, it should be a rapid, so that मैं अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन सबसे पहले लेगा उसी का सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा होता है। एंड उसके लिए अपने को बेटर मैथमेटिकल मॉडल या एनालिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ेंगी। एवरीवन डन? Done, नो sir. सर। यस। Yes. तो बेसिकली स्टूडेंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, दैट इज माय बिजनेस इंटेलिजेंस, जो मुझे अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स देगा, एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज देगा, जिसको यूज करके डेटा को हम लोग नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक सिंपल लैंग्वेज में ये कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ठीक है, लेकिन ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल लैंग्वेज में बीआई क्या है और कहां पे यूज होता है वो सबको समझा। राइट स्टूडेंट? Yes, sir. अभी देखते हैं कि बीआई अपना काम कैसे करता है। मतलब बीआई के अंदर कौन कौन से लेयर्स है, बीआई के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं अभी आपको आज सिखाने वाला हूं बीआई आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब सबको समझ में आता है ना, उसका काम करने का तरीका। जैसे जिन स्टूडेंट ने लास्ट टाइम मेरे से जावा पढ़ा है उनको पता रहेगा, जावा के अंदर भी तो हमने बहुत सारे लोगों का आर्किटेक्चर लाइफ साइकिल पढ़ा था, याद है आपको? सर्वलेट का, Yes, sir. जेएसपी का, sir. एजेबी का, हाइबरनेट का, जेपीए का, राइट ना? यस वैसे सर। इधर Yes, अभी sir. मुझे बीआई का आर्किटेक्चर पढ़ना है। आर्किटेक्चर ना मुझे उसका मोडस ऑपरेंडी बताता है, काम करने का तरीका बताता है। बीआई के आर्किटेक्चर में भी एक नॉर्मल आर्किटेक्चर के तरह कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बीआई आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट का नाम है डेटा सोर्स। अभी डेटा सोर्स नाम से ही पता चलता है सबको, डेटा सोर्स मतलब वो कंपोनेंट जो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करेगा। अभी डेटा वेयरहाउस के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, डेटा कहां कहां से आता है रे? डिपार्टमेंट। वो जो डेटा होता है उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? Operational data. वेरी गुड। और उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? Operational Operational system. कैन आई कमेंट गाइस, मेरा सबसे पहला डेटा सोर्स रहेगा ऑपरेशनल सिस्टम। Yes, sir. तो ऑपरेशनल सिस्टम से मुझे डेटा मिलेगा। ऑपरेशनल सिस्टम से आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कहने से मुझे ऑपरेशनल डेटा मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम डेटा एक और भी सोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये ना आगे जाके अपने को इन डेप्थ देखना है पूरा।
लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में फिलहाल के लिए बोलूं तो एक्सटर्नल डेटा मतलब दूसरे कंपनी का डेटा। इवन आप लोग भी अभी मैच्योर हो, आपको भी समझ में आता है। अगर मुझे कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहने से मुझे सिर्फ मेरे कंपनी के बारे में सोच के मतलब नहीं है। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, जो मार्केट में सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, मुझे उनका भी एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई हाँ, वो पर्टिकुलर कंपनी ये पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट कितने पैसे में बेचता है, वो पर्टिकुलर कंपनी कौन से रॉ मटेरियल यूज करता है, वो पर्टिकुलर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। ये जो दूसरे कंपनी का डेटा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेटा। तो डेटा सोर्स के अंदर ये दो डेटा मैं यूज करता हूं। एक ऑपरेशनल डेटा मतलब मेरे कंपनी का ही अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा, और एक एक्सटर्नल डेटा मतलब दूसरे कंपनी का डेटा। आप उसको कॉम्पिटिटर का डेटा बोलोगे तो भी चलेगा। ये दोनों डेटा को कलेक्ट करने के बाद, मतलब मेरे डिपार्टमेंट्स का डेटा और दूसरे कंपनी का डेटा कलेक्ट करने के बाद, उस डेटा के ऊपर मैं एक प्रोसेस अप्लाई करता हूं। जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को या जिस पर्टिकुलर टूल्स को मैं बोलता हूं ईटीएल टूल्स। ईटीएल स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा को कलेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, फेच करना, एब्जॉर्ब करना। तो ईटीएल क्या करता है, पहले इन सब जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो अलग अलग जगह से डेटा मिलता है ना, वो काफी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा। एक डिपार्टमेंट का डेटा में भी एक्सेल में रहेगा, दूसरे का किसी वर्ड फाइल में रहेगा, तीसरा डॉट सीएसवी फाइल में रहेगा, चौथा किसी ऑब्जेक्ट फाइल में रहेगा, पांचवा किसी भलते फॉर्मेट में रहेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट के पास डेटा है नहीं, उसके पास सिर्फ मेल से स्क्रीनशॉट से। ऐसा भी हो सकता है। तो ईटीएल में ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है पता है क्या, जो भी डेटा आपको अलग अलग सोर्सेस से मिलता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेटा को कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई होप सबको ट्रांसफॉर्म मतलब समझ में आता है। ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करना, राइट ना स्टूडेंट? Yes, sir. तो ट्रांसफॉर्मेशन में Yes, ना sir. हम लोग डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सर कौन से फॉर्मेट में? यार वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी बोलेगा मुझे रिलेशनल डेटा में चाहिए, कोई कंपनी बोलेगा नहीं मुझे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, कोई कंपनी बोलेगा नहीं मुझे नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में चाहिए। इट ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी एंड इट्स पॉलिसी। तो जो भी कंपनी का पॉलिसी है, जो भी कंपनी का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, मेरा ईटीएल डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेगा, कन्वर्ट करेगा, एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद एल स्टैंड फॉर लोडिंग। वो डेटा मेरे डेटा वेयरहाउस के अंदर लोड किया जाता है। दैट यू गाइस ऑलरेडी नो, राइट ना? जो भी ऑपरेशनल डेटा होता है वो अल्टीमेटली किसके अंदर लोड किया जाता है? डेटा Data वेयरहाउस warehouse. के अंदर। Warehouse. लेकिन इस बार मैंने एक नया प्रोसेस से बीच में आपको ऐड करके बताया जिसका नाम है ईटीएल। ईटीएल स्टैंड फॉर व्हाट? Extract. Extraction, load, transformation, loading. लोडिंग एक्सट्रैक्शन मतलब इधर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म Convert करेगा. करेगा. बरोबर। एल मतलब लोडिंग, मतलब Loading. क्या? लोड कर किसके देगा. अंदर लोड डेटा करेगा? वेयरहाउस. Data warehouse. Warehouse के अंदर. Data warehouse. स्टूडेंट्स वही तो है मेरा सेकंड कंपोनेंट। डेटा सोर्स के बाद जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। अभी ये डायग्राम ऑलरेडी मेरे स्लाइड के अंदर है, इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं डायग्राम। आप स्लाइड वाला डायग्राम बनाओगे तो डेटा अल्टीमेटली किसके अंदर आ गया बताइए? डेटा वेयरहाउस के अंदर। Warehouse. अभी डेटा वेयरहाउस के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहने से पूरे की पूरे कंपनी का डेटा होता है जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते Yes, हैं, sir. राइट ना? Yes, sir. Yes. लेकिन Yes, sir. समटाइम्स इट मे हैपन
कि मुझे ना डिसीजन पूरे कंपनी का नहीं लेना है, मुझे डिसीजन सिर्फ एक डिपार्टमेंट का लेना है, मुझे सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना है, मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना है, या मुझे सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना है। डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा है, भले वो डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन वो तो कॉमन डेटा है, पूरा डेटा है, सब मिक्स है। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसमें से डिपार्टमेंट वाइज डेटा चाहिए, उस डिपार्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना है, पूरे कंपनी का नहीं, बस उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डेटा वेयरहाउस से अलग अलग डेटा मार्ट्स बना सकते हो। डेटा मार्ट, जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था, मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर रहा था डी मार्ट के साथ। डी मार्ट सबको पता है, राइट ना? Yes, Yes. sir. Yes, कहने sir. से डीमार्ट हम सबने विजिट किया है, हम सबको डीमार्ट में क्या होता है वो पता है। डीमार्ट मतलब कहने से एक इंटरफेस है जहां पे जाके हम लोग जो अपने को प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वैसे sir. ही, वैसे ही अगर मुझे सपोज सेल्स का डेटा चाहिए तो सेल्स का एक डेटा मार्ट रहेगा। तो अगर मुझे सेल्स के बारे में डिसीजन लेना है, मैं इस डेटा मार्ट के अंदर से सेल्स का डेटा ले सकता हूं। समझा? वैसे अगर सपोज मुझे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा चाहिए तो उसके लिए अलग डेटा मार्ट रहेगा। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के डेटा मार्ट के पास जाके मैं मैन्युफैक्चरिंग का डेटा एक्सेस कर सकता हूं जो डिसीजन मेकिंग में यूज होने वाला है। अगर मुझे सपोज अकाउंटिंग का डेटा चाहिए तो अकाउंटिंग का एक अलग डेटा मार्ट रहेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज में अलग अलग डेटा मार्ट बना सकता हूं। नेसेसरी नहीं है कि जितने डिपार्टमेंट है उतने आपको डेटा मार्ट्स बनाने ही है, नहीं, जिनका डिसीजन लेना है उसके हिसाब से आपको डेटा मार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो डेटा मार्ट मतलब बेसिकली ना हम लोग फिर से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सेल्स वाले डेटा मार्ट में जाके मैं सेल्स का डेटा देख के डिसीजन ले सकता हूं। मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लेना है तो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा मार्ट के पास जाऊंगा। अकाउंटिंग का डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग के डेटा मार्ट के पास जाऊंगा। डेटा मार्ट बनाना नहीं बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज भी डिसीजन लेने हैं तो फिर उसके लिए आप डेटा मार्ट बनाओ, अदरवाइज आप सिर्फ सिंगल डेटा वेयरहाउस बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज है ना जहां पे n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हो से, वहां पे अगर एक ही सिंगल डेटा वेयरहाउस बनाऊंगा तो वो बहुत इनफिजिबल हो जाता है। तो फिर उस केस में थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डेटा मार्ट बना सकते हैं। दैट इज माय सेकंड लेयर जिसका नाम है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट्स। अभी अपना मेन हीरो आने वाला है। तीसरा कंपोनेंट है बीआई के आर्किटेक्चर में, उस कंपोनेंट का नाम है बीआई मेथोडोलॉजीज। डेटा मार्ट को इग्नोर करो। डेटा मार्ट को अगर मैं इग्नोर करूंगा तो फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है, डेटा को आप सबने एक्सट्रैक्ट करके कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटा किसके अंदर है बताइए मुझे? Data warehouse. Data Data warehouse. बरोबर। अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा होता है उसको ऊपर तो मुझे डिसीजन मेकिंग करना है, लेकिन अगर पूरे डेटा के अंदर मैंने उड़ी मारा तब तो मैं डूब जाऊंगा। डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास लिमिटेड डेटा होना चाहिए ना। मेरे पास क्या Yes, होना sir. चाहिए? Data mart. नॉलेज होना Data- चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे पास? Knowledge. और डेटा से नॉलेज तक का जो सफर है वो मुझे कौन तय करके देगा? मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस। बरोबर। वो बिजनेस इंटेलिजेंस मुझे क्या प्रोवाइड करता है? कौन सी दो चीजें? Mathematical models or analytical. बरोबर। तो कहना है से मुझे बीआई मैथमेटिकल मॉडल और एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। Knowledge. एंड उस नॉलेज को यूज करके मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ? Decision making. हालांकि बीआई के अंदर भी ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं।
ये जो आपने बोला ना अभी, डेटा से नॉलेज लेना और फिर उसको डिसीजन मेकिंग में यूज करना, ये प्रोसेस में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इस प्रोसेस में जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट का नाम है डेटा एक्सप्लोरेशन। फिर से एक बार अपने वही सिचुएशन पे आता हूं। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर है, लेकिन डेटा वेयरहाउस के अंदर तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। मुझे तो बस डिसीजन मेकिंग के लिए नॉलेज चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, डेटा एक्सप्लोरेशन। पढ़ने आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, डेटा sir. एक्सप्लोरेशन ना स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर पिरामिड स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट लेयर होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। ऐसा बोला जाता है कि वो पैसिव एनालिसिस करता है। पैसिव एनालिसिस मतलब वो ना ज्यादा तुम्हारे डेटा को रिड्यूस नहीं करेगा, पैसिवली काम करेगा। एक्टिव एनालिसिस वाले ना डेटा को ज्यादा रिड्यूस करते हैं, डेटा का साइज कम करते हैं। पैसिव वाले उतना काम नहीं करते। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली सबका काम होता है डेटा का साइज कम करके डेटा से नॉलेज रिट्राइव करना। तो उनमें सबसे पहले आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। पैसिव वैसे काम करता है, मतलब इतना कुछ बड़ा डेटा को कट डाउन नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर ना हम लोग अलग अलग क्वेरीज अप्लाई करते हैं। क्वेरीज मतलब एसक्यूएल क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स का डेटा है, कचरा भरा है उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, मुझे पता है इतना सारा डेटा मेरे काम का नहीं है, तो मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जहां पे सेल्स का अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। तो मैं वैसा क्वेरी फायर करूंगा एंड कहने से बस उतने डेटा को फिल्टर करूंगा, बाकी सारे पर्टिकुलर डेटा को मैं एब्सकॉन्ड कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा। आप समझ रहे हो? तो डेटा के Yes, ऊपर अलग अलग क्वेरीज फायर करके, अलग अलग फॉर्मेट में रिपोर्ट्स बना के हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। मतलब अननेसेसरी डेटा को कट डाउन करके जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना रिट्राइव कर सकते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा का साइज कम करेगा, लेकिन उतना कम नहीं करेगा। जो मेरा सेकेंड लेयर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उसका नाम है डेटा माइनिंग। माइन करना मतलब खोदकाम करना, नाम से ही पता चलता है। ये जो डेटा माइनिंग लेयर है ना, वो डेटा एक्सप्लोरेशन के ऊपर होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देख रहे हो मेरा पिरामिड का साइज और कम हो गया। एक्चुअली पिरामिड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डेटा। गाइज, आर यू गेटिंग इट? yes, Yes, sir. sir. अभी डेटा माइनिंग के अंदर ना हम लोग अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो टूल होता है उसका नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आप सबने नाम सुना रहेगा ना, काफी ट्रेंडिंग चल रहा है Yes, आजकल। sir. Yes, Yes, sir. sir. अपने को sir. सब्जेक्ट के अंदर मशीन लर्निंग पढ़ना है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं क्योंकि आज मेरा पहला ही लेक्चर है, लेकिन इवेंचुअली अपने को इस सब्जेक्ट के अंदर मशीन लर्निंग उसके टूल्स पढ़ने हैं। डेटा माइनिंग के अंदर मैं अलग अलग मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग के टूल्स यूज करता हूं। किसी का तो माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। आई सेड डेटा माइनिंग के अंदर मैं अलग अलग मशीन लर्निंग, अलग अलग डेटा माइनिंग के रेडीमेड टूल्स, अल्गोरिदम यूज करता हूं। अपने को देखने, क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम होता है, एसोसिएशन अल्गोरिदम होता है, क्लस्टरिंग अल्गोरिदम होता है, के मींस क्लस्टरिंग अल्गोरिदम होता है। इन सारे प्रीडिफाइंड टूल्स को, अल्गोरिदम को यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन से या डेटा से नॉलेज रिट्राइव कर सकते हैं। तो डेटा को और कट डाउन करने का काम करेगा मेरा ये सेकेंड लेयर, जिस पर्टिकुलर लेयर का नाम है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में एक्सप्लोरेशन के बाद जो डेटा बचता है मेरे पास, उसके ऊपर मैं अलग अलग मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के टूल्स यूज करूंगा डेटा का साइज और कम करने के लिए। डेटा का साइज और कम करने के बाद ये जो डेटा माइनिंग है ना, डेटा माइनिंग, ये मुझे ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं।
एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनाना है, कोई नया डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट करना है, दे कैन प्रोवाइड मी मल्टीपल सॉल्यूशन कि भाई ए डिपार्टमेंट बना, बी डिपार्टमेंट बना, सी डिपार्टमेंट बना, डी डिपार्टमेंट बना। ये माइनिंग टूल्स रेडीमेड टूल्स है। मैंने बोला ना, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, अपने को आगे पढ़ना इन सबको, दे आर रेडीमेड टूल्स। ये मुझे मेरे प्रॉब्लम के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा, डेटा माइनिंग का जो आउटकम है, दे आर नथिंग बट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ माय प्रॉब्लम। जो मेरा तीसरा लेयर होता है बीआई के अंदर, उस पर्टिकुलर लेयर का नाम है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही पता चलता है, इधर ना ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये जो मुझे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसमें से मैं बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करूंगा फॉर माय डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा माइनिंग ने मुझे बोला कि डिपार्टमेंट ए बी सी डी ऐसे 4 डिपार्टमेंट या 4 पॉलिसी आप बना सकते हो उन्हें, तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अगेन रेडीमेड टूल्स यूज करके आई विल आइडेंटिफाई द बेस्ट वन। क्या ए बी सी डी इन 4 ऑल्टरनेटिव में से ऑल्टरनेटिव बी इज द बेस्ट वन? तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग वो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। एंड फाइनली उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव का या वो पर्टिकुलर जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, उस ऑप्शन के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेना वही तो आपका मेन पर्पस था ना, दैट इज योर लास्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर। तो जो भी आपको ऑल्टरनेटिव मिला, जो भी आपने सॉल्यूशन ढूंढा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया, we will take that particular decision for our business. तो इस वाले लेयर में we will conduct that decision, we will take that decision. वो डिसीजन मेरा नॉलेज वर्कर, मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, ले लेता है। सो दैट इज माय लास्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन। तो हम लोग बोलते हैं ना, डेटा से मुझे नॉलेज मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस इन 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होता है, जहां पे डेटा थोड़ा कट किया जाएगा, क्वेरीज, रिपोर्टिंग वगैरह सब यूज करके, बेसिक टूल्स। उसके बाद थोड़ा सा और रिगरस प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग, जिधर मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट, टूल्स यूज किए जाते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाते हैं प्रॉब्लम के। ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही पता चलता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही होता है सेलेक्टिंग बेस्ट वन। तो उधर हम लोग बेस्ट सोल्यूशन ढूंढते हैं, एंड डिसीजन के अंदर वी विल टेक दैट डिसीजन, वो डिसीजन लिया जाता है। दैट इज माय थर्ड लेयर, जिसका नाम है बीआई मेथोडोलॉजीज। तो उसके अंदर ये 4 लेयर्स होते हैं। एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम है ना, उधर ना पिरामिड के अंदर नीचे और 2 लेयर्स भी दिए गए हैं। यही लेयर, डेटा सोर्स और डेटा वेयरहाउस। क्योंकि आपको पता है ना, पहले डेटा सोर्स काम करता है, बाद में डेटा वेयरहाउस काम करता है, बाद में बीआई के कंपोनेंट्स काम करते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 4 मेन लेयर्स होते हैं मेरे बीआई के अंदर: एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. एट द सेम आंसर आपको इन शॉर्ट ये भी बताना है कि कौन से लेयर में कौन कौन से एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये नॉर्मली आपको ओरल बिरल में भी पूछा जा सकता है। ये जो पिरामिड है ना, ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। अगर इस पर्टिकुलर पिरामिड को मैं बॉटम अप अप्रोच से देखूं, तो बॉटम में जो है ना लेयर्स, वहां पे नॉर्मली काम करते हैं मेरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो मेरे बॉटम के लेयर्स पे काम करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज अ पोस्ट।
कंपनी में एक डेटा डीबीए करके पोस्ट होता है, वो लोग मेरे डेटा एक्सप्लोरेशन पे बॉटम लेयर पे काम करते हैं। जो मिड लेवल है, मिडिल लेवल मतलब अंदर की बात बोलूं तो मैं डेटा माइनिंग लेयर की बात कर रहा हूं। उस लेयर पे जो एम्प्लॉय, जो लोग काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनालिस्ट। उनको एनालिस्ट बोला जाता है, उनको एक्सपर्ट बोला जाता है। जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल में थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, they will work on the middle level, they will work on the data mining level। एंड जो पिरामिड का टॉप लेवल होता है, उस टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिसीजन मेकर्स। थोड़ी देर पहले मैंने डिसीजन मेकर्स को एक नाम भी दिया था, किसी को याद है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नहीं, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव बोला था मैंने। Knowledge workers. एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड एज नॉलेज वर्कर्स। वर्कर थोड़ा सा वर्ड अपने को डाउनग्रेडेड लगता है, बट नॉलेज वर्कर्स आर नथिंग बट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सीईओ, चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो लोग होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज अ नॉलेज वर्कर। तो ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन इन लेयर्स पे नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं। एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोरेशन लेवल पे कौन काम करता है, तो नॉलेज वर्कर एक्सप्लोरेशन पे काम नहीं करता, उधर डीबीए काम करता है। डीबीए स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि जो डीबीए होता है उसी को एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह सब पता होता है, राइट ना। मिडिल लेवल पे मतलब माइनिंग लेवल पे एनालिस्ट, एक्सपर्ट वगैरह काम करते हैं। एंड टॉप के जो दो लेवल है, ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन, वहां पे नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं। ऐसा 3 लेयर का, हालांकि तीसरे लेयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बरोबर ना। ऐसे 3 लेयर में काम करता है मेरा बीआई। चलो मैं वेट करता हूं, कुछ डाउट है इधर किसी को? मुझे एक डाउट है, फिर मेरे डाउट का आप आंसर दीजिए। ईटीएल का काम क्या है मुझे बताइए। डेटा को एक्सट्रैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट एक मिनट, एक्सट्रैक्ट कहां से करेगा? ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल। बरोबर। बाद में क्या करेगा एक्सट्रैक्शन के बाद? ट्रांसफॉर्म करेगा ट्रांसफॉर्म कॉमन फॉर्मेट में, एकदम परफेक्ट। और बाद में लोड किया जाएगा डेटा वेयर हाउस में लॉग करेगा। दूसरा क्वेश्चन, डेटा मार्ट किस बेसिस पे बनाए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में अगर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग मी? नॉर्मली Yes, जितने डिपार्टमेंट का डिसीजन होना है उसके लिए अलग अलग डेटा मार्ट बनाया जाता है। अभी डेटा मार्ट को आप ना किसी भी आजकल होता है ना फैक्ट्री आउटलेट, वैसा बोल सकते हो। नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट, एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट, जाते ना आप लोग फैक्ट्री आउटलेट, जहां पे बस कहने से नाइकी के ही मुझे शूज मिलेंगे या एडिडास के मुझे शूज मिलेंगे। तो डेटा मार्ट आर लाइक दैट। कंपनी नाइकी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे नाइकी का आउटलेट निकालना है जिधर बस नाइकी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसके लिए मैं डेटा मार्ट को यूज करूंगा। बाकी बीआई के ये चारों लेयर समझे? यस आज तो मेरा बस इंट्रोडक्शन है, थोड़े से नए नए वर्ड आए रहेंगे, बट ट्रस्ट मी, अपरेंटली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीजें आपको पता चलती जाएगी। सर बोलिए ना प्लीज। सर वो डेटा माइनिंग सेकंड लेयर है, वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। डेटा माइनिंग ना बेसिकली इसका फंडा क्या पता है क्या? डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा माइनिंग, ये तुम्हारे और डेटा को नैरो डाउन करने का काम करता है, मतलब डेटा को कम कम करने का काम करता है। एक्सप्लोरेशन क्या करेगा? क्वेरीज अप्लाई करेगा, रिपोर्ट अप्लाई करेगा, डेटा को कम करेगा, मतलब जो नहीं चाहिए अपने को उस डेटा को निकाल देगा, क्लीनिंग करेगा। डेटा माइनिंग भी वही करता है, लेकिन उसका क्लीनिंग और रिगरस होता है। वहां पे ना अलग अलग टूल्स है, मशीन लर्निंग के टूल्स है, डेटा माइनिंग के टूल्स है, उसमें क्लासिफिकेशन आता है, क्लस्टरिंग आता है, एसोसिएशन आता है, के मीन्स आता है, के मिडॉइड आता है। ये सब टेक्निक आगे जाके देखने वाले हैं। इनका काम क्या है पता है क्या? डेटा को कट डाउन करके जो रिक्वायर है उसको फेच करना। तो ये डेटा माइनिंग भी वही करता है, जो अननेसेसरी डेटा है उसको क्लीन करेगा, निकाल देगा, जो नेसेसरी है, जो नॉलेज है वही रखेगा। तो इन सबका काम वही है।
डेटा से नॉलेज लेना। सर और अल्टरनेटिव किसके लिए मतलब? ऑल्टरनेटिव मतलब वो ना आपके प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग सॉल्यूशंस देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, इफ आई वांट टू सपोज मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज माय प्रॉब्लम, आई वांट टू बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट। मेरा ऑलरेडी कंपनी है, लेकिन मुझे तो अभी कोई तो एक नया प्रोडक्ट बनाना है। सपोज मेरा एक स्टेशनरी का कंपनी है, आई वांट टू बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट, मुझे अभी थोड़ा सा बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे कोई तो नया प्रोडक्ट बनाना है। तो डेटा माइनिंग मुझे अलग अलग ऑल्टरनेटिव देगा। मे बी पेन बनाइए या नोटबुक बनाइए या पेंसिल में इन्वेस्ट कीजिए। डेटा माइनिंग मुझे अल्टरनेटिव देता है, प्लस उनके मुझे प्रोज एंड कॉन्स भी बताता है। ये सब होता है, ये अलग अलग उसके लिए रेडीमेड टूल्स है। ये आप आगे जाके आपको पता चलेगा व्हेन यू एबल टू लर्न द डेटा माइनिंग टूल्स। देन Okay, sir. ऑप्टिमाइजेशन में वी विल डिसाइड कि भाई मुझे ये बनाना है, मुझे पेन चाहिए बस, नोटबुक पेंसिल वगैरह डिस्कार्ड, पेन चाहिए, एंड देन द फाइनल डिसीजन विल मेड। ओके, Yes, sir, got it. यस। सर तो ऑप्टिमाइजेशन एक्टिव होगा ना? हाँ सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन एक्टिव होगा ना? यस ऑब्वियसली वो भी एक्टिव होगा, क्योंकि वो आपके बहुत सारे डेटा को कट डाउन करेगा। ओके। इज इट विजिबल स्लाइड? Yes, sir. यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। आंसर के अंदर दो डायग्राम्स है, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मेरा थोड़ा सा अलग था, मैंने क्योंकि रफ में बनाया था। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, एंड ये पिरामिड भी बनाना है आपको। पिरामिड याद है ना आपको? ये Yes, sir. Yes, sir. मैंने सिर्फ ये 4 लेयर से बनाए थे, लेकिन मैंने आपको तभी भी बोला था आइडियली पिरामिड में ये नीचे के 2 लेयर्स भी आते हैं, जो अपने स्टार्टिंग के 2 कंपोनेंट थे। यस सर। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर। हुआ? चले चले। Yes. यस सर। सर हाँ बोलिए। सर वो एक मिनट स्लाइड पीछे कीजिए ना। हाँ यस। सर इसके अंदर ये पैटर्न पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग एंड बिजनेस डेटा माइनिंग, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स। ये आगे Okay, जाके अपने sir. को बीआई के अंदर पढ़ने हैं। ये ना अपने को अलग अलग टूल्स देते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर बेसिकली कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है, कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर, वो सब चेक किया जाता है फॉर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। अभी जैसे नॉर्मली जब आप अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स है, या इस Yes, पर्टिकुलर sir. प्रोडक्ट के ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स है। फॉर दैट दे आर यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। जैसे मैंने आपको बोला, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं। मिड लेवल पे मतलब डेटा माइनिंग लेवल पे बेसिकली एनालिस्ट और एक्सपर्ट काम करते हैं। एंड द टॉप लेवल ऑफ द पिरामिड जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होता है, डिसीजंस होते हैं, वहां पे आपके डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर को मैंने एक और सिनोनिम बोला था, एक और वर्ड बोला था, क्या बोलते हैं इनको? Knowledge worker. बरोबर, नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं। सो दैट इज हाउ द बेसिकली बीआई अपना काम करता है, बीआई का आर्किटेक्चर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, बीआई के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वही देखेंगे, कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स है, कौन कौन से एनालिसिस टूल्स है, जिनको यूज करके फाइनली वी विल गेट दैट नॉलेज फैक्टर फ्रॉम अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा। आपका लिखे हुआ सबका? Yes, Yes, sir. sir. तो चलिए आज नो इधर नो नो सर वेट। हाँ हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। जिनका लिख के हो गया, आई होप सबको आज का सेशन समझा रहेगा। Those who are completed can leave the session. We will continue next time. Okay, students? Yes, sir. Thank you, sir. चलिए बाय, थैंक यू एवरीवन। Sir, Sir. Thank you, sir. Bye, sir. हाँ बोलिए प्लीज। Sir, Sir, वो वो- पिरामिड वाली स्लाइड एक बार हाँ दिखाइए। सर, प्रेम ये आपका हुआ लिख के सबका? सर वेट। या पहले ये होने सर दीजिए। प्लीज वेट। मैं हाँ 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 आई एम वेटिंग।
सर ये 5 मार्क्स के लिए पूरा लिखना पड़ेगा इतना? हाँ, थोड़ा बड़ा आंसर है बट यस। डन सर। ओके, किसी का तो पिरामिड वाला आंसर बाकी था ना ये? Done, sir. Thank you. सर प्लीज वेट। Sir, can you show the next slide too? Yeah, sure. Let her complete this one. डन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये वाला कोई देखना चाहता है क्या स्लाइड? हेलो। Yes, sir. Thank you so much. ओके, तो आई होप द Thank you. आंसर इज यस डन। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। सर, हाँ बोलिए प्लीज। तो मेरा 20 मिनट्स स्टार्टिंग का मिस हो गया था, तो रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस श्योर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। आप विद्यालंकार हेड ऑफिस फोन कीजिए, उनको लेक्चर अपना सब्जेक्ट का नाम बताइए, डेट बताइए, दे विल Okay. प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग। ओके। Okay. Sir, first slide. अच्छा, यू वांट टू सी द फर्स्ट स्लाइड? Yes, sir. फर्स्ट स्लाइड मतलब पूरे लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड? No, sir. ये वाली presentation अच्छा, का आंसर का फर्स्ट स्लाइड? slide. यू मीन टू से दिस वन? Yes, sir. Thank you. ओके, डन। Done, sir. Thank you, sir. यस, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय।